आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लॉन्ग फॉर्म ऑफ लेक्चर्स मैं डेली कर ही रहा हूं। ऑपरेशन पराक्रम, मैं क्या बोलूं। एक बहुत अच्छी किताब है इंडियाज मोस्ट फियरलेस, उसमें काफी कुछ बताया गया है। ऑपरेशन पराक्रम कुछ ऐसा था ना कि हमने पाकिस्तान को लगभग लगभग खत्म कर दिया था। हमारी पूरी की पूरी फोर्स, आर्म्ड फोर्सेस मोबिलाइज हो गई थी और अगर हम हमला कर देते तो पाकिस्तान खत्म हो जाता, टूट जाता। लेकिन 10 महीने ये ऑपरेशन चला और हम वापस आ गए। आज हम इसी ऑपरेशन पराक्रम की बात करेंगे जब भारत ने लगभग लगभग पाकिस्तान पर हमला कर दिया था। लेकिन उससे पहले भाई देखो, आई एम वेरी प्राउड कि मैंने ये कोर्स निकाला है, क्योंकि आमतौर पे कोर्स बहुत महंगे बिकते हैं। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं एआई यूज करके, पूरा एआई कोर्स होगा ये। इसमें हम बताएंगे कि कैसे ग्राफिक्स को डिजाइन किया जाता है। तो ये कोर्स अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सर्टिफिकेशन कोर्स है, 500 रुपए का। बहुत जल्दी सीट्स बढ़ रही हैं 800 सीट्स के करीब कुछ बची हैं। 1 फरवरी से क्लास शुरू होगी, 13 से 14 क्लासेस होंगी। फटाक से कोर्स को अवेल करें, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। तो ऑपरेशन पराक्रम है क्या, था क्या, मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता हूं। पहले बैकग्राउंड में ही चलते हैं। अब बैकग्राउंड में मैं सिर्फ आपको वही बताऊंगा कि जो भारत के साथ हो रहा था। पूरा बैकग्राउंड जानना है तो अभी मैंने लेक्चर किया, उस कई जैश और लश्कर के मेरे लेक्चर्स हैं, मतलब बहुत पहले से चलना होगा, उतना हम पीछे नहीं जाते हैं। फिलहाल मेरा फोकस ऑपरेशन पराक्रम पे ही रहेगा। तो हुआ क्या कि भारत त्रस्त था, लिटरली त्रस्त था। किससे? पाकिस्तान से। देखिए 1993 की एक सीआईए की रिपोर्ट कहती है कि उस समय पाकिस्तान का मोराल इतना डाउन था। 19 क्या आपको पता है, 1989 में जिया उल हक भी मर गया। तो उस समय अगर भारत हमला कर देता तो पाकिस्तान बच ही नहीं सकता था। पाकिस्तान को डर था कि कहीं वो हमला ना कर दे, और पाकिस्तान काफी कोशिश कर रहा था कि वो एक न्यूक्लियर नेशन हो जाए। इसी दौरान 1993 के ही दौरान मसूद अजहर की पूरी कहानी मैंने भी आपको बताई थी। उस आदमी को भारत भेजा जाता है पुर्तगाली पासपोर्ट पे, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब इसको जब गिरफ्तार किया गया, क्योंकि भाई ये यहां पे पहले दिल्ली आया, ठीक है, फिर उसके बाद यहां पे आया ये अनंतनाग, कश्मीर, फिर इसको जाना था। और ये अनंतनाग से जब मूव कर रहा था ना, तो इसकी जो गाड़ी है, जिस गाड़ी में था ना, वो खराब हो गई। इसने ऑटो लिया, सामने पुलिस की बैरिकेडिंग थी, इसको पकड़ लिया गया। इसको पकड़ के जेल में डाल दिया गया। और जब पता चला कौन है, तो मसूद अजहर निकला, जो कि बहुत बड़ा एसेट था हिजबुल मुजाहिदीन के लिए, उस समय काम करता था। और एक बहुत बड़ा एसेट था ये, क्योंकि ये एसेट था आईएसआई का, और भारतीय सेना के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अब इसको कई बार छुड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन ये छूट नहीं पाया। फिर एक प्लेन हाईजैक किया जाता है और 1999 में, और बता दो कि इसी समय पाकिस्तान ने अपना न्यूक्लियर टेस्ट भी कर लिया था। देखिए चेन ऑफ इवेंट्स कैसे हो रहे हैं। और जैसे ही पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, पाकिस्तान एक न्यूक्लियर नेशन हो गया। और भारत ने भी उस समय न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, उससे पहले ऑपरेशन शक्ति। और उसी के बाद 6 महीने बाद जो है, दिसंबर में हमारा एक पूरा एरोप्लेन ICJ-814 हाईजैक कर लिया जाता है, जिसमें उमर शेख, आसिफ अली जरगर और मसूद अजहर को छुड़ा लिया जाता है। और जब मसूद अजहर को छुड़ाया गया तो उसने बना लिया जैश, उसने जैश की स्थापना कर दी, और यह बहुत खतरनाक रहा। अब जहां पे पहले आतंकवादी एक दूसरे से लड़ते रहते थे, मसूद अजहर ने ना कंसोलिडेट कर दिया, सबको एक छत्र के नीचे ले आया। और इसने बोला कि अब इंडिया पे ताबड़तोड़ हमला करो। और वही कहते हैं ना कि जब आपका कैच छूट जाता है, उसकी अगली बॉल पे छक्का मार दिया। वही किया था जैश ए मोहम्मद ने। कैच छूट गया, यानी कि इस आतंकी को छोड़ दिया हमने। और उसके बाद इसने छक्का पता कैसे मारा? इसने एक के बाद एक हमले किए, छोटे मोटे तो बहुत किए, लेकिन इसने जम्मू कश्मीर विधानसभा जून 2001 में हमला किया, जिसमें 40 के करीब लोग मारे गए। आत्मघाती हमला था ये। इससे पहले आर्मी पर आत्मघाती हमला हुआ। इसने आत्मघातियों को, क्योंकि जैसे ही ये पाकिस्तान गया ना, इसने आतंकी की फौज बनानी शुरू कर दी। इसकी तकरीर इतनी खतरनाक होती थी, और ये ऐसा कुछ दिखाता था ना लोगों को, कि लोगों की लाइन लग गई थी कि हम आतंकी बनेंगे, हम आतंकी बनेंगे, हमको भारत के खिलाफ जिहाद करना है। इस समय परवेज मुशर्रफ ने भी सत्ता ले ली थी। अब क्या होता है कि भैया 13 ऑफ दिसंबर 2001, अब इसकी भी बहुत, इंडियन पार्लियामेंट पर जो अटैक हुआ था ना,
बहुत ज़बरदस्त कहानी है, किसी और दिन हम इस पर कवर करेंगे, इसको कवर करेंगे आखिरकार ये हुआ क्यों अटैक। 5 आतंकवादी जो है, जो जैश और लश्कर ने ट्रेन किए थे, मेन जैश के ही थे वो, और अगेन वो फिदाइनी थे। जैश की इसे फिदाइनी हमलावर तैयार करने में इनकी महारत हासिल है। तो लगभग 13 दिसंबर की बात है, तो बहुत प्यारी सी धूप निकली हुई थी, कोहरा छट गया था, सुबह 11:40 का समय हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो सदन में आए नहीं थे। वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा के स्पीकर भी थे, कृष्णकांत, वो अंदर थे। लाल कृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली, मतलब सबके सब काफी एमपीज जो है वो अंदर बैठे हुए थे। एकदम से गाड़ी आती है जिनके पास जर्नलिस्ट पास था, और जर्नलिस्ट भी बाहर बैठे हुए थे, धूप सेक रहे थे मस्त। उन्होंने, भाई बहुत सिक्योरिटी होती है, बट इनके पास क्योंकि पास था, व्हाइट कलर के एम्बेसडर थी, पास दिखाई, ये अंदर घुस गए। जैसे ही अंदर घुसे कांस्टेबल कमलेश कुमारी, इनको लगा कि कुछ गड़बड़ है, और एकदम से इन्होंने कार स्पीड कर ली जब इनको रोका गया, और इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की कार से भिड़ा दिया इसको। अब इनका प्लान यही था कि पार्लियामेंट के अंदर घुसो, एमपीज को किडनैप करो और उसके बाद इनके साथ नेगोशिएशंस करो। सिंपल, गजब, खतरनाक। अब उसके बाद क्या हुआ कि ये आतंकवादी निकलते हैं, इनके पास AK-47, हैंड ग्रेनेड से लेस्ट, पूरे बॉडी पे हैंड ग्रेनेड्स, वॉकी टॉकी, फोन, सब कुछ था। इन्होंने ताबड़तोड़ हमला करना शुरू कर दिया। एक माली की जान चली गई, 5 जो कर्मी वहां पे 2 पुलिस वाले, इसमें JP यादव और कमलेश कुमारी जो थी, उनकी जान चली गई, और 5 वहां के जो लोग काम कर रहे थे, ठीक है, पार्लियामेंट में, उनकी जान चली गई। एक जर्नलिस्ट की जान चली गई। टोटल 9 लोगों की जान गई इसमें। और उसके बाद हम ये देखते हैं कि ये फिर उसके बाद तुरंत, ये तो कहिए कमलेश कुमारी को गोली लगी, बट उनकी वीरता को सलाम, उन्होंने ना इन्फॉर्म कर दिया था सबको वॉकी टॉकी से कि ऐसा हमला हुआ है, तो तुरंत जो है एक्शन हुआ और इन सबको मार दिया। अब इन सबको जब मारा तो आखिरी का जो आतंकवादी बचा था ना, उसको पता था हम बच तो सकते नहीं, मार दिए जाएंगे, उसने आत्मघाती हमला कर दिया और बहुत नुकसान हुआ। यह भारत की आत्मा पर हमला था, क्योंकि पार्लियामेंट है, विधानसभा, लोकसभा है, राज्यसभा है। तो पार्लियामेंट पर जब हमला हुआ तो अटल बिहारी वाजपेयी को जब पता चला तो उन्होंने फिर बोला कि नहीं, अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और याद रखिए दोस्तों, अभी 9/11 होना बाकी है ना। सॉरी, 9/11 हो गया था ऑलरेडी। तो यहां पे 9/11 को लेकर जॉर्ज W. बुश ने वॉर ऑन टेरर छेड़ दिया था, और वॉर ऑन टेरर उन्होंने पाकिस्तान की मदद से छेड़ा था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये मैं बाद में बताऊंगा क्या हुआ था। अब क्या होता है कि 18 दिसंबर को यहां पे जॉर्ज फर्नांडिस, डिफेंस मिनिस्टर, कमाल के आदमी थे, जबरदस्त, अटल बिहारी, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और उन्होंने आदेश दिया कि हमारी सारी फोर्सेस को मोबिलाइज करो। रातों रात यह आदेश आया कि हमारी इंडियन एयरफोर्स, हमारी मिलिट्री और हमारी नेवी को मोबिलाइज करना शुरू करो। तो जितने भी, भाई रातों रात मूवमेंट होने लगा। जब इस तरीके के ऑर्डर आते हैं, प्रायोरिटी, मतलब वॉर प्रायोरिटी पे था उस समय। आपको पता है, जैसे मान लीजिए एक नॉर्मल ट्रक जा रहा है, आर्मी चाहे तो उसको ले सकती है, क्यों? क्योंकि आपको लगा तुरंत बॉर्डर पे पहुंचना है और देश से बड़ा कुछ नहीं। तो आर्मी ने ऐसे लिया कि कोई ट्रक जा रहा है, उस पे चले गए, सामान अमान सब आप निकालिए, हम ट्रक लेके जा रहे हैं, हम बॉर्डर पे जाएंगे। ईस्टर्न से आप वेस्ट पे जा रहे हैं, आप पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं। मतलब पाकिस्तान जो यहां पे राजस्थान का बॉर्डर है, जो कश्मीर का बॉर्डर है, हमारी 8 लाख सैनिक, 8 से 10 लाख सैनिक रातों रात मूवमेंट किए, ठीक है, रातों रात। हमारी इंडियन एयरफोर्स, उनको यह आदेश आया कि जितने भी आपके पास फाइटर जेट्स हैं, उन सबको फॉरवर्ड बेस पे, जो कि राजस्थान, मतलब पंजाब, अंबाला हो गया, राजस्थान में है, हर जगह उनको तैनात करिए। यहां पे इंडियन एयरफोर्स सिमुलेशंस की किसी भी समय वॉर का आदेश आ सकता है, युद्ध का आदेश आ सकता है। तो सिमुलेशंस, प्रैक्टिस होने लगी कि जब हमको युद्ध करना है तो कहां कहां मारना है, कैसे कैसे मारना है, स्ट्रैटेजिक प्लान बनने लगे। और हमारी जो इंडियन नेवी है, वो भी कोची, जो हमारा बेस है, वेस्टर्न बेस और सदर्न बेस, कोची और मुंबई से, वो सब के सब अरेबियन सी में जाने लगे, ताकि एक नेवल ब्लॉकेड जो है वो लगाया जा सके। तो हमारी मिलिट्री, हमारी जो मतलब आर्मी है, यानी कि इन्फेंट्री और एयरफोर्स और नेवी साथ में काम कर रहे थे, और इसको पूरा मोबिलाइज करने में 5 से 6 महीने लगे, क्योंकि रातों रात का ऑर्डर था। लगातार टैंक्स जो हैं वो जाने लगे, रेलवेज जो हैं वो आर्मियों को भर भर के बॉर्डर पे ले जा रही थी, रोड्स जो हैं वो उस समय दे बिलोंग टू आर्मी। और अब अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा कि अब जो है ना,
क्योंकि कारगिल भी हो चुका था, पानी सर से ऊपर जा चुका है। और देखिए पाकिस्तान को लग रहा था, मैंने क्या बताया कि 9/11 के बाद मुशर्रफ को बहुत जबरदस्त सपोर्ट मिला अमेरिका का। जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने गजब सपोर्ट किया और पूरी दुनिया ने सपोर्ट किया, क्योंकि उसको ओसामा बिन लादेन को ढूंढना था। और ओसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए आपको पाकिस्तान चाहिए, तो खूब पैसे मिले। तो परवेज मुशर्रफ को लगा कि अमेरिका हमारे साथ है, ब्रिटेन हमारे साथ है, रशिया भी हमारे साथ है, कोई भी दिक्कत नहीं। तो हमको फिर उसके बाद इन्होंने ऑलरेडी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया था, तो बोला कि न्यूक्लियर बॉम्ब तो है ही है, मारो। उसके बाद इनके पास मसूद अजहर भी मौजूद था, और मारेंगे, कोई किसी की औकात नहीं कुछ कर ले। तो इन्होंने इसका फायदा उठा के भारत पर बहुत हमला किया, लेकिन ये भूल गए कि भारत कौन है, तुम्हारा बाप है। तो जब बाप आया तो इनकी भी बैंड बज गई, लेकिन पाकिस्तान ने भी मोबिलाइजेशन शुरू कर लिया। पाकिस्तान को भी पता चल गया था, बता दो कि बहुत सारे माइन फील्ड्स, मतलब माइन बॉम्ब्स जो हैं, जो होते हैं ना कि जमीन पे बहुत सारे माइंस जो है वो बिछाना शुरू कर दिए, सारे रेडार स्टेशन जो है वो अलर्ट पे। और उस समय भारत उतना ज्यादा टेक्निकली एडवांस तो था नहीं, कोई भी देश नहीं था उस समय, टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व हो रही थी। और उस समय आप कन्वेंशनल वॉर की तरफ ही जाएंगे, मतलब ये सोल्जर टू सोल्जर वॉर होगा। आज तो सोल्जर टू सोल्जर वॉर हाईली अनलाइकली है, क्योंकि उससे पहले ही आप सिस्टम को खत्म कर सकते हो, साइबर वॉर से या फिर ड्रोन वॉरफेयर से। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था, और भारत ने साफ साफ बोला था कि हम ये टेररिज्म को खत्म कर देंगे। पाकिस्तान ने क्या किया था ना, बहुत ही चालाकी से, पाकिस्तान को पता चल गया था कि भारत अब हमला करने वाला है, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेरर कैंप्स थे उन सबको इसने पीछे ढकेल दिया। तो एक पूरी तरीके से मोबिलाइजेशन हुआ, और जून आते आते इंडियन आर्मी पूरा मोबिलाइज हो गई। अब इधर दोस्तों पाकिस्तान ने अपनी 3 मिसाइल जो है गोरी गजनवी, उसको भी भारत के पास तैनात कर दिया। तो इधर पाकिस्तान की मिसाइलें हैं, इधर भारत की मिसाइलें हैं, इधर पाकिस्तान का टैंक है, इधर दोनों सेना एक दूसरे के आमने सामने खड़ी है। सिर्फ और सिर्फ हामी की देर है, ग्रीन सिग्नल की देर है कि कौन पहले हमला करेगा। जाहिर सी बात है पाकिस्तान की औकात नहीं थी, उनके 3 से 4 लाख सैनिक थे, हमारे 10 लाख सैनिक थे। तो दोनों सेना अभी तक का 1971 के बाद ये इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन था कि पूरी आर्मी जो है वो पाकिस्तान पर हमला करने के लिए, हमारी आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो तैयार हो गई। और जब एस पद्मनाभन से पूछा गया उस समय कि भाई पाकिस्तान, तो जो हमारे आर्मी चीफ थे, कि पाकिस्तान तो उसके पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो उन्होंने बोला औकात नहीं है पाकिस्तान की न्यूक्लियर बॉम्ब वो दिवाली पे बचा के रखे या ईद पे बचा के रखे, हम बताते हैं उनका न्यूक्लियर को रॉकेट कैसे बनाना है जो दिवाली में हमारे फटता है। तो भैया लोगों में और ज्यादा जोश कि आज तो बेटा आप तो पाकिस्तान बस अपने दिन गिने। और इसी दौरान दोस्तों क्या हुआ कि डिप्लोमेसी भी काम करनी शुरू कर दी। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि अमेरिका ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे पाकिस्तान को, और अमेरिका को पता था कि भाई देखो पाकिस्तान की बहुत ज्यादा जरूरत है, और अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करेगा तो फिर हमारी जो लेवरेज है, क्योंकि हमको ओसामा बिन लादेन को ढूंढना है, और अमेरिका बार बार ये बोल रहा था, ये पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर बना रहा था, क्योंकि आपने भारत के ऊपर इतना हमला किया तो भारत का सब्र का बांध टूट गया है, आपको झुकना पड़ेगा। अमेरिका पाकिस्तान को हड़का रहा था, क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया था ना, अफगानिस्तान पे जो सेना तैनात थी वो सब यहां पे भारत के बॉर्डर पे लगा दी। अब अमेरिका को पता अगर ऐसा होगा तो भाई हम कैसे ओसामा बिन लादेन को ढूंढेंगे, और फिर पैसे का क्या होगा। तो ब्रिटिश इन्वॉय, रशियन इन्वॉय, ये सब के सब जो है वो पाकिस्तान को समझाने में लगे हुए थे। और भारत को क्या समझाया जा रहा था, भारत को भी ये समझाया जा रहा था कि तुम चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ। तो भाई पहली बात ये बोली अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने तुरंत लश्कर तैयबा और ये मसूद अजहर को आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया, और ये जितने भी आतंकवादी थे इन पे कार्रवाई की, और पाकिस्तान को बोला कि इन सबको जेल में डालो। तो भारत थोड़ा सॉफ्ट पड़ गया, थोड़ा नरम पड़ गया कि चलो कोई बात नहीं, भारत की जो सरकार है कि चलो ये कार्रवाई हो रही है, क्योंकि भारत को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी थी। क्या मजाक है, कई जगह को दिखेगा भारत को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी थी, हम बस पाकिस्तान को बोलना चाहते थे। और एक बात बताऊं, हमला इसलिए भी नहीं किया क्योंकि हमला कभी हुआ ही नहीं, हमला इसलिए भी नहीं किया ना क्योंकि पाकिस्तान को पता चल गया था। हमारा जो स्ट्रैटेजिक एडवांटेज था, हमारा ओरिजिनल प्लान ये था कि हम पाकिस्तान को हमले से सरप्राइज कर देंगे, लेकिन पाकिस्तान क्योंकि मोबिलाइजेशन में टाइम लग गया, जो मोबिलाइजेशन आपको 1 महीने के अंदर अंदर करना चाहिए था ना, उसमें 8 से 10 महीने लग गए, और इसकी वजह से पाकिस्तान को पता चल गया, तो उसने भी अपनी आर्मी को मोबिलाइज कर लिया। भाई जाहिर सी बात है पाकिस्तान बिल्कुल हारता, लेकिन डिस्ट्रक्शन भारत का भी होता, वो भी मिसाइल मारता, दिक्कत होती, और उस समय कोई हमारा एयर डिफेंस सिस्टम नहीं था। यह भी एक बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद क्या हुआ ना कि पाकिस्तान ने बहुत ही चालाकी से जो मुजफ्फराबाद में, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो टेरर कैंप्स थे ना, उनको हटा लिए।
तो इससे क्या हुआ कि अगर भारत हमला करता तो भारत एग्रेसर कि देखो देखो जबरदस्ती इसने हमला कर दिया है, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी में फिर और दिक्कत होती, हो सकता सैंक्शंस भी लगा देता अमेरिका, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर पैसे लगाए थे। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर बहुत प्रेशर बनाया और इधर भारत के ऊपर भी बोला था देखो हम सब कार्रवाई कर रहे हैं। हम ब्रिटेन कह रहा था, रशिया कह रहा था, जापान, और इन सबकी मीटिंग हुई, अमेरिका, और बोला कि हमने देखो पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई भी कर दी तो क्या हो गया। लेकिन दोस्तों इसी दौरान एक और चीज हो जाती है। इसी दौरान दोस्तों 14 मई 2002 को यहां हिमाचल प्रदेश टूरिज्म की एक बस थी और कालूचक सेक्टर यहां पे है ना, वहां पे 3 आतंकी हमला कर देते हैं और उसके आगे एक आर्मी बेस था, वहां पे हमला हो जाता है जिसमें लगभग 40 लोग मारे गए। सिविलियंस थे, इसमें आर्मी ऑफिसर्स थे और उनके बच्चे और बीवियां भी थे। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने यह देखा, तब अटल बिहारी वाजपेयी का खून खौल गया और उन्होंने बोला कि हमें प्रतिकार करना होगा। उनकी स्पीच है। और अब पाकिस्तान को समझ में आ गया और अब फिर अमेरिका को भी समझ में आ गया कि इंडिया विल नॉट स्टॉप, आइदर विल इंडिया फिनिश पाकिस्तान, और तो मतलब दैट कंट्री विल गिव पाकिस्तान अ गुड बीटिंग। ये तो बिल्कुल समझ में आ गया था कि अब तो देयर इज नो लुकिंग बैक, यू विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव, क्योंकि इतनी जबरदस्त फोर्स हमने ऑलरेडी, क्योंकि इसी काम के लिए तो हमने मोबिलाइज की थी कि अब गए तुम। लेकिन दोस्तों क्या होता है, पाकिस्तान ने इस सेक्टर पर, कालूचक सेक्टर जो है ना, उसके आगे एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक सेक्टर है, उस पर कब्जा कर लिया और यहां से भारत कैरन सेक्टर पर नजर रखता था। तो भारत ने बोला बस बहुत हुआ, इंडियन एयरफोर्स को एक्टिव किया और तड़ातड़ बॉम्ब गिराए। तड़ातड़ मई 2002 में ही बॉम्ब गिराई और उस सेक्टर को खाली करवाए। यही नहीं, भारत रुका, भारत ने जो 5070 ये पीक थी ना, इस पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तानियों को बहुत मारा और इसको बलवान नाम दे दिया। यानी कि देखिए, पाकिस्तान ने कुछ पोस्ट पर कब्जा किया था, अब भारत ने प्रतिकार करके उन पोस्ट को तो लिया ही था, बल्कि पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा कर लिया था। और उसके बाद फिर पाकिस्तान को समझ में आ गया कि भाई हम लड़ नहीं सकते। अब क्या था ना, इसके बाद पता है क्या होता, भारत आगे बढ़ता जाता, एक एक करके आगे बढ़ता जाता और पाकिस्तान को बहुत अच्छे से बात समझ में आ जाएगी कि पीओके हमारे हाथ से चला जाएगा। अब वो हाथ पांव मारने लगा। डिप्लोमेसी पाकिस्तान की फेल होगी, क्योंकि अमेरिका से लेकर ब्रिटेन से लेकर रशिया तो वैसे भी भारत के साथ ही था, तो उन सब ने हाथ खड़े कर लिए थे कि हम तुम्हारी मदद नहीं करने वाले, यू आर ऑन योर ओन। और तब चाइना उतना ज्यादा ताकतवर नहीं था और चाइना कुडंट अफोर्ड, क्योंकि अमेरिका उस समय चाइना को बहुत सपोर्ट दे रहा था, तो चाइना अमेरिका के खिलाफ नहीं जाता। तो जब ऐसा होता है तो हम ये देखते हैं कि भाई इन्होंने मिसाइल तैनात की, वो सब पीछे हटने लगी। और सितंबर 2002 आते आते परवेज मुशर्रफ ने पहली बार बोला कि हम डीएस्केलेट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि डीएस्केलेशन हो और हम इस हमले को नहीं होने देना चाहते हैं। पाकिस्तान बिल्कुल अकेला पड़ गया था। भारत ने माना, भारत को लगा उस समय, भारत की लीडरशिप को, कि यार ठीक है म्यूचुअल डिस्ट्रक्शन होगा, तो फिर भारत ने भी अपनी सेना पीछे हटा ली। भारत जो जहां पे था वो वहां जाने लगा, टैंक जहां पे थे वहां जाने लगे, ईस्टर्न सेक्टर में, ईस्टर्न मतलब फ्रंट पे जो हमारी सेना थे वहां पे हमने अपनी नेवी को पीछे बुला लिया। और 10 महीने तक टोटल अगर बात करें ना, तो ये 10 महीने तक ऑपरेशन पराक्रम चला। लेकिन इसमें पता है भारत के 800 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। पता है क्यों? फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से। माइन लगाई, फट गई, कई बार ऐसा हुआ। उस समय भारत को यह भी खामियां, इंडियन मिलिट्री को यह भी पता चला कि हमको अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। कोई बहुत एकदम से आपने एकाएक कश्मीर में भेज दिया, वहां पे कुछ लोग बीमार पड़ गए इस वजह से, मतलब हमारी ही गलती की वजह से ना 700-800 जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए। पाकिस्तान के भी ऐसे बहुत मरे, लेकिन पाकिस्तान ने रिपोर्ट नहीं किया, ये चीज है। अब उसके बाद फिर 2003 में भारत और पाकिस्तान ने एक सीजफायर एग्रीमेंट साइन कर लिया। तो 2006 तक तो कोई भाई गोलीबारी हुई नहीं। और उसी दौरान आपको याद होगा 2003 में 2003 से लेकर 2008 तक भारत और पाकिस्तान से रिश्ते तो बहुत अच्छे थे, लेकिन कितने आतंकी हमले हुए हम सबको पता है। ये बहुत बड़ी गलती की भारत ने, भारत की लीडरशिप ने। हमने अपनी सेना को लगाया और उसके बाद पीछे बुला लिया, इतना पैसा खर्च किया। पता है कितना पैसा उस समय का? $2 बिलियन इन सब में खर्च हुए थे, ये पूरे मोबिलाइजेशन में भारत के इतने पैसे खर्च हुए, जिसका नतीजा कुछ नहीं निकला। आपने पाकिस्तान को फोर्स दिखा दी, नो डाउट पाकिस्तान डर गया। फिर उसके बाद भारत ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन शुरू की
कि हमको इतनी बड़ी भारत ने सीख ली कि देखिए, पहली बात तो ऑपरेशन पराक्रम में काफी वक्त लग गया, जिसकी वजह से दुश्मन को पता लग गया था। अब हम क्या करेंगे, हम एक ऐसी फोर्स बनाएंगे ना, जिससे होगा क्या कि घंटों में ये फोर्स जाए और सर्जिकल स्ट्राइक करके वापस आ जाए। मतलब एक तरीके से कि हमको इन आतंकियों को मारना है ना, तो हम ऐसे 15 से 20 सैनिक बनाओ, बेस्ट, मतलब सबसे शांत, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, वो जाए और कार्रवाई करके वापस आ जाए। ये एक सरप्राइज एलिमेंट होगा, क्योंकि आपको दुश्मन को सरप्राइज करना है। तो भारत ने कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन शुरू कर दी। अब इसके बदले पाकिस्तान कहता है कि हमने छोटे छोटे टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स बनाए हैं। तो भारत ने बोला कि भैया टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स तो आप रखे रखो, अपने पास रखो। लेकिन दोस्तों, हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि उस समय अगर भारत हमला करता तो पाकिस्तान बच नहीं पाता। और लगभग पाकिस्तान ने, मतलब भारत अगर हमला करता तो पाकिस्तान बच नहीं पाता, और लगभग भारत ने पाकिस्तान को खत्म कर दिया था। बट वही कह रहे ना कि बिल्कुल एंड मोमेंट पे हमने अपनी सेना को वापस बुला लिया। शायद हमारे ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए, बट इसमें इंडियन आर्मी जाहिर सी बात है काफी डीमोरलाइज हुई, क्योंकि भाई सैनिक तो यही चाहता है ना कि भाई कुछ तो मजा आए, कुछ तो मारूं मैं, है ना। इन लोगों को जो ये हमारे घर में आके हमला कर रहे हैं, सबक सिखाओ। बट क्योंकि हमारे डेमोक्रेसी, यू हैव टू ओबे द ऑर्डर्स। और उसके बाद इंडिया के जो ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे हो गए। लेकिन एक ऑब्जेक्टिव आज तक पूरा नहीं हुआ, वो है पाकिस्तान को खत्म करना। जब तक आप उनकी मिलिट्री और आईएसआई को खत्म नहीं करेंगे, तब तक उनका यही चलता रहेगा, वो आतंकवाद फैलाते रहेंगे, और उसी से उनका धंधा चल रहा है, उनकी दुकान चल रही है। तो ये चीज है। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का बहुत ही शानदार कोर्स है, आप अवेल कर सकते हैं, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।